बच्चों महासागरीय जल जैसे ही हम देखते हैं तो उससे पहले हमें ये देख लेना है कि जल हमारे जीवन में क्या उपयोगी है, जल का हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंस है। जल ही जीवन है, यह अनेक जगह पर आपने लिखा हुआ पढ़ा हुआ होगा। तो जल ही जीवन है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है कि जो जल है वो हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जल, सौभाग्य से बच्चों, जल पूरे सौर मंडल में हमारी पृथ्वी पर ही पाया जाता है। दूसरे ग्रहों पर जल की उपस्थिति के प्रमाण अभी तक अच्छे तरीके से हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। और इसी वजह से जो हम ऊपर से देखते हैं, अर्थात अंतरिक्ष से जब हम देखते हैं बच्चों, तो पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? नीले रंग की दिखाई देती है, ठीक है बच्चों। तो जल पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीवों के लिए आवश्यक घटक है और जल हमारे सौर मंडल का दुर्लभ पदार्थ है। सूर्य अथवा सौर मंडल में अन्यत्र कहीं भी जल नहीं है। सौभाग्य से पृथ्वी के धरातल पर जल की प्रचुर आपूर्ति है और हमारे ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे जो ग्रह है उसको नीला ग्रह कहते हैं। सागरीय जो जल है, अब पृथ्वी पर जो बच्चों सर्वाधिक जो मात्रा में कहीं पर यदि जल पाया जाता है तो वो महासागरों में पाया जाता है, ठीक है। 71% जो जल है वो महासागरों में उपस्थित है। और इस वजह से जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो कैसा रंग दिखाई देता है बच्चों? नीला रंग दिखाई देता है और इस वजह से इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं बच्चों जलीय चक्र। अब जलीय चक्र किस प्रकार से पाया जाता है तो हम ये देख सकते हैं इस चित्र के द्वारा भी कि जल का एक चक्रीय रूप हमें दिखाई देता है। वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, भौम जल के रूप में एक चक्रीय अवस्था पाई जाती है। इस चक्रीय अवस्था को ही क्या कहते हैं? जलीय चक्र कहा जाता है। और किस प्रकार से हम देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर जलाशयों में तापमान मिलने के कारण वाष्पीकृत होकर के संघनन की प्रक्रिया के द्वारा बादलों का निर्माण और अन्य स्थानों पर उनका वर्षण होने के पश्चात एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊंचाई से नीचाई की ओर जल का बहना और अंततः वापस जलाशयों में इकट्ठा हो जाना। और इस प्रकार से एक चक्रीय अवस्था यहाँ पर पाई जाती है। जल एक चक्रीय संसाधन है जिसका प्रयोग एवं पुनः प्रयोग किया जा सकता है। जल एक चक्र के रूप में महासागरों से धरातल पर और धरातल से महासागरों तक पहुंचता है, ठीक है। जलीय चक्र पृथ्वी पर, इसके नीचे पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में जल के संचलन की व्याख्या करता है। अब बच्चों जल चक्र के रूप में पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे भूमजल के रूप में और पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के रूप में हमें समूचे इस अर्थात तीनों मंडलों में, स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल, साथ ही पृथ्वी के अंदर भी चारों रूप में हमें दिखाई देता है। और बच्चों जल का एक गुण और भी है कि यह तीनों पदार्थ के बच्चों तीन अवस्था होती है, द्रव, ठोस और गैस। हालांकि मुख्यतः रूप से हम तीन अवस्थाएं मानते हैं, चौथी अवस्था जैसे कोलाइडी अवस्था वगैरह है वो मुख्य रूपों में नहीं आती। तो तीनों रूपों में ही यहाँ पर जल पृथ्वी पर पाया जाता है। ठोस के रूप में, बर्फ के रूप में, ठीक है, और द्रव के रूप में जैसे पानी हम प्राप्त करते ही हैं, और साथ में गैस के रूप में हम वायुमंडल में उपस्थित जो जल वाष्प है वहां पर भी जल पाया जाता है। तो तीनों रूपों में ही जल हमारे यहाँ पर पाया जाता है। हम चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं बच्चों कि किस प्रकार से यहाँ पर जो जलाशय है, इन जलाशयों में जल पाया जाता है, ठीक है। और इसके पश्चात वाष्पीकृत होकर के बादलों का निर्माण होना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना और फिर वर्षा करना। वर्षा करने के पश्चात कुछ जल बह करके चला जाता है वाहक के रूप में और कुछ मृदा में बह करके भूमिगत प्रवाह करता है और वापस आकर के सब एक जगह मिलकर के वापस वाष्पीकृत। तो इस प्रकार से एक चक्र चलता रहता है जिसे क्या कहा हमने? चक्रीय अवस्था का, जलीय चक्र कहा, ठीक है, जलीय चक्र का। और ये जल का जो चक्र है बच्चों ये बहुत आवश्यक है, ठीक है। यदि ये जलीय चक्र इस प्रकार से होता रहा, अच्छे स्वरूप में होता, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन मानव ने इस जलीय चक्र को डिस्टर्ब कर दिया है, इसमें व्यवधान उत्पन्न कर दिया है, जिस वजह से ही यहाँ पर जल की कमी देखी जाती है। अच्छा एक बात और बच्चों की, जल की जो कमी है वो जब हम देखते हैं कि लगभग इतनी बड़ी मात्रा में नीला ग्रह है और 71% जल महासागरों में, तो फिर जल की कमी कैसे?
समाचार पत्रों में, विभिन्न स्थानों पर हम पढ़ते हैं कि जल की कमी है, जल बचाइए। जब इतना सारा जल पड़ा हुआ है, फिर हम इस प्रकार के स्टेटमेंट क्यों देते हैं? सही प्रश्न पूछ रहे हो बच्चों आप, आपके दिमाग में ऐसे प्रश्न आ रहे होंगे, लेकिन इसमें सही बात यह है कि जो जल है, यह जो जल है ये खारा जल है, यह लवणीय जल है। तो लवणीय जो जल होगा वो हमारे कोई भी काम का नहीं होगा, और हमारे काम का जो जल है केवल शुद्ध साफ जल है, और उसको भी हम क्या कर रहे हैं? प्रदूषित करते हुए जा रहे हैं। तो जलीय चक्र करोड़ों वर्षों से कार्यरत है और पृथ्वी पर सभी प्रकार का जीवन इसी पर निर्भर करता है। ठीक है, पृथ्वी पर जल का वितरण असमान है। बहुत से क्षेत्रों में जल की प्रचुरता है, जबकि बहुत से क्षेत्रों में यह सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जलीय चक्र पृथ्वी के जल मंडल में विभिन्न रूपों अर्थात गैस, तरल, ठोस में जल का परिसंचरण है। तो पृथ्वी पर तीनों ही रूपों में, पदार्थ की तीनों ही अवस्था में जल पाया जाता है। ठीक है, इसका संबंध महासागरों, वायुमंडल, भूपृष्ठ, अधः स्थल, जीवों के बीच जल के सतत आदान प्रदान से भी है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग 71% भाग महासागरों में पाया जाता है। साथ ही साथ जो शेष जल है वो ताजे जल के रूप में हिमानियों, हिमटोपी, भूमिगत जल, झील, मृदा में आर्द्रता, वायुमंडल, सरिताओं और जीवों में संग्रहित है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों में एवं अन्य स्थानों से बाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो साफ जल है, शुद्ध जल है, वो कहाँ कहाँ पर? महासागरों के अलावा 71% हिस्सा महासागरों में। ठीक है, जल का 71% हिस्सा महासागरों में। इसके अलावा जो जल है वो भी कहाँ पर? हमारे उपयोग में नहीं है। हिमानिया हमारे उपयोग में नहीं आती है, हिमटोपी भी नहीं आती। भूमिगत जल का कुछ हिस्सा हम उपयोग में ले सकते हैं, झीलों के रूप में भी हम उपयोग में ले सकते हैं। मृदा में आर्द्रता ये सीधे तौर पर हमारे उपयोग में नहीं आती, हालांकि मृदा की जो आर्द्रता है वो पेड़ पौधों के लिए, ठीक है, दूसरे प्रकार के कार्यों के लिए काम में आती है। वायुमंडल में जल, सरिताओं में जल, जीवों में जल। तो हमारे उपयोग में जो योग्य जो जल है वो बहुत कम है, और जितना भी है मानव उनको प्रदूषित भी करता जा रहा है। ठीक है बच्चों, शेष भाग धरातल पर बहता है और कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिमनदी का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार से जो जल का चक्रीय रूप है हमने देखा, और विभिन्न स्थानों पर जल पाया जाता है। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी पर नवीकरणीय योग्य जल निश्चित मात्रा में है, जबकि मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। जो मांग है बच्चों वो तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके कारण विश्व के विभिन्न भागों में स्थानिक एवं कालिक दोनों रूपों में जल का संकट पैदा हो जाता है। नदी जल के प्रदूषण ने इस संकट को और अधिक गहरा कर दिया है। तो बच्चों, एक तो साफ जल की, शुद्ध जल की वैसे ही कमी है, दूसरा ऊपर से जनसंख्या में लगातार बढ़ावा होता जा रहा है, तीसरा जो जनसंख्या में बढ़ावा होता जा रहा है बच्चों, और जनसंख्या का जो जल का उपयोग है, ठीक है, वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले जल कम उपयोग में आता था, वर्तमान समय में अनेक जगह पर जल उपयोग में आता है, चाहे घरेलू उपयोग हो, चाहे औद्योगिक उपयोग हो, ठीक है, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में उपयोग हो। तो जल का जो उपयोग है, ठीक है, जो पैटर्न है जल के उपयोग का, वो भी लगातार रूप से बदलता जा रहा है। तो जनसंख्या बढ़ रही है, ऊपर से हम क्या कर रहे हैं बच्चों कि जो स्रोत थे, शुद्ध जल, साफ जल के जो स्रोत थे, उनको भी प्रदूषित करते जा रहे हैं। जो साफ नदियां थी, जो स्वच्छ नदियां थी, जो बड़ी बड़ी नदियां थी, उनको हम प्रदूषित करते जा रहे हैं। जो झील थे, जो तालाब थे, उनको भी हम प्रदूषित करते जा रहे हैं। इससे भी समस्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और किसी ने कहा है बच्चों, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि अगला जो वर्ल्ड वार होगा वो पानी के लिए होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों कि जल की आवश्यकता सबको है, ठीक है, प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता है, और जल की जो उपलब्धता है, साफ जल की जो उपलब्धता है बच्चों, वो लगातार कम होती ही जा रही है। और इस वजह से न केवल परिवारों में, मोहल्लों में, शहरों में, राज्यों में, बल्कि राष्ट्रों में भी लड़ाइयाँ होती है। और आज विवाद का जो कारण है वो अनेक जगह पर, हम भारत में भी अनेक राज्यों में देख सकते हैं अंतर्राज्यीय जल विवाद के रूप में, या हम पड़ोसियों, जो हमारे राष्ट्र है उन पड़ोसियों में भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद के रूप में जल विवाद देखा जा सकता है। ठीक है,
अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय या मोहल्लों में भी हम छोटे जगह पर देखें, परिवारों में भी देखें, तो जल का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। और इस ओर मानव समुदाय का ध्यान भी बच्चों लगातार बढ़ता जा रहा है कि किस प्रकार से बढ़ती हुई मांग को हम पूरी कर सके जल की। अब हम देखते हैं बच्चों महासागरीय अधः स्थल का उच्चावाच। महासागरीय जो अधः स्थल है इसका उच्चावाच किस प्रकार का है। महाद्वीपों के विपरीत महासागर एक दूसरे में इतने स्वाभाविक ढंग से विलय हो जाते हैं कि उनका सीमांकन करना कठिन हो जाता है। तो महासागरों का जो सीमांकन करना है, हम चित्र में भी देख सकते हैं बच्चों कि महासागरों का जो सीमांकन है वो आसानी से नहीं कर सकते, वो आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। और भूगोलविदों ने 5 महासागरों की परिकल्पना यहाँ पर की है कि इनको 5 महासागरों में विभाजित किया है। इसमें देखते हैं पहला प्रशांत महासागर, ठीक है, पहला कौन सा है बच्चों, प्रशांत महासागर। यहां हम देख सकते हैं प्रशांत, और यहां पर यह भी प्रशांत महासागर लिखा हुआ है। तो क्या प्रशांत महासागर 2 है? नहीं बच्चों, प्रशांत महासागर एक ही है, लेकिन पृथ्वी कैसी है, गोल है। और गोल पृथ्वी को हम अध्ययन की दृष्टि से खोल करके यहां पर देख रहे हैं, तो यह और यह एक ही भाग है। तो पहला हुआ हमारा प्रशांत महासागर। दूसरा है बच्चों अटलांटिक महासागर, जो यहां इस तरीके से एस आकृति में पाया जाता है, अटलांटिक महासागर। बच्चों तीसरा है हिंद महासागर, ये पूरी स्थिति हिंद महासागर की है। और चौथा दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर, एक ही बात है। और 5वां है बच्चों आर्कटिक महासागर या उत्तरी महासागर। तो इस प्रकार से 5 महासागर है। और इसमें रोचक बात क्या है बच्चों कि केवल हिंद महासागर या इंडियन ओशन ही ऐसा महासागर है जिसका नामकरण किसी क्षेत्र या किसी देश के नाम पर किया गया है, बाकी का ऐसा नहीं किया गया है। तो हम बड़े सौभाग्यशाली है कि हमारे महान भारत का के नाम पर ही हिंद महासागर या इंडियन ओशन नाम इसको दिया गया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं कि अनेक समुद्र खाड़ियां, गल्फ तथा अन्य निवेशिकाएं इन 5 बड़े महासागरों के भाग है। और कुछ खाड़ियां, गल्फ, निवेशिकाएं आदि भी इन 5 महासागरों में पाए जाते हैं। महासागरों के जल के नीचे की भूमि अर्थात महासागरीय अधः स्थल भूमि पर पाए जाने वाले लक्षणों की अपेक्षा जटिल तथा विभिन्न प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करती है। तो महासागरों के जो नीचे अधः स्थल पाया जाता है बच्चों, उस अधः स्थल के अंदर भी जैसे कि स्थल पर विभिन्न प्रकार के उच्चावाच, मैदान, पहाड़, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी, इस तरीके की आकृतियां पाई जाती है। उसी प्रकार से बच्चों महासागरों के जो अधः स्थल है, उसकी जो तली है, वहां पर भी विभिन्न प्रकार के उच्चावाच या स्थलाकृतियां पाई जाती है ना। बड़ा रोचक मामला। तो इनको हम यहां पर इस चैप्टर में देखेंगे। अब इस चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से महासागरों में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती है। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ या महाद्वीपीय सेल्फ, इन सब का अध्ययन हम आगे करेंगे। हम केवल देख रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से कॉन्टिनेंटल सेल्फ पाई जाती है, फिर उसके बाद स्लोप या ढाल जिसे हम कहते हैं वो पाया जाता है, फिर यहाँ मैदान, ठीक है, वो पाया जाता है, फिर यहाँ छोटी पहाड़ियाँ मिलती है, यहाँ सी माउंट के रूप में पर्वत पाए जाते हैं, यहाँ ट्रेंच के रूप में गर्त पाए जाते हैं, कैनियन पाए जाते हैं, ठीक है, और वल्कोनिक आइसलैंड, ठीक है, वल्कोनिक आइसलैंड ज्वालामुखी है जो द्वीप है वो भी पाए जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां, विभिन्न प्रकार के उच्चावाच जिस प्रकार से स्थल भागों में मिलते हैं बच्चों, उसी प्रकार से महासागरों की तली, जिसे हमने क्या कहा, अधः स्थल कहा, वहां पर भी पाए जाते हैं। और बच्चों यह भी देखने वाली बात है कि स्थल से भी बड़ी मात्रा में, स्थल से भी ज्यादा गहरी खाई, स्थल से भी ज्यादा ऊंचा पर्वत, स्थल से भी ज्यादा बड़े मैदान, स्थल से भी ज्यादा बड़े पर्वत, सभी प्रकार की जो चीजें हैं वो यहाँ पर अधः स्थल में पाए जाते हैं। उनका अध्ययन करेंगे, देखते हैं किस प्रकार से।
कि महासागरों की तली में विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं स्थल में भी नहीं पाई जाती, उससे भी बड़ी यहाँ पर पाई जाती है। सबसे गहरे गर्त एवं सबसे बड़े मैदान होने के कारण ये ऊबड़ खाबड़ है, ऊबड़ खाबड़ पाए जाते हैं। हम तो अभी तक सोच रहे थे कि क्या पता इन महासागरों या सागरों में किस प्रकार की जमीन है, लेकिन समतल ना होकर के ऊबड़ खाबड़ जमीन पाई जाती है। महाद्वीपों पर पाए जाने वाले लक्षणों की तरह ये लक्षण भी विवर्तनिक, ज्वालामुखीय और निक्षेपण की क्रियाओं से बनते हैं। बच्चों, हमने इसी बुक में देखे थे कि स्थल भागों में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां या उच्चावाच पाए जाते हैं, उसी प्रकार से महासागरों के तली पर भी विवर्तनिक क्रियाएं के द्वारा, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा, निक्षेपण की क्रियाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती है। बच्चों, अब हम देखते हैं महासागरीय अधः स्थल का विभाजन। जो महासागरीय अधः स्थल है, जो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के उच्चावाच पाए जाते हैं, उनको हमने 4 भागों में बांटा है, 4 प्रमुख भागों में बांटा है। पहला है महाद्वीपीय सेल्फ, अभी हमने चित्र में जो कि देखा था। दूसरा है महाद्वीपीय ढाल, तीसरा है गहरे समुद्री मैदान और चौथा है महासागरीय गंभीर। ये प्रथम जो 2 होते हैं बच्चों, ये महाद्वीप का हिस्सा होते हैं। ठीक है, ये महाद्वीप का हिस्सा होते हैं। और जब ढाल के बाद की जो स्थिति होती है वो महासागरीय हिस्सों में काउंट किए जाते हैं। हालांकि होते सभी महासागरों में हैं, होते सभी जल के नीचे ही हैं, लेकिन ये जो दोनों होते हैं वो महाद्वीप से बने हुए होते हैं, उनकी संरचना महाद्वीपीय प्रकार की होती है। ठीक है, इसमें चित्र में हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि किस प्रकार से यह महाद्वीपीय सेल्फ है। ठीक है, और इसके बाद यह यहाँ पर महाद्वीपीय ढलान दिखाई देती है। यह महाद्वीपीय सेल्फ है और इसके पश्चात महाद्वीपीय ढलान दिखाई दे रही है, और यहाँ पर ढलान खत्म होते ही महाद्वीपीय उभार पाए जाते हैं। साथ ही महाद्वीपीय गर्त भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये भूपर्पट्टी यहाँ पर है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों कि महाद्वीपीय सेल्फ, जैसे ही हम जल में नीचे उतरे, पहला जो भाग आता है वो महाद्वीपीय सेल्फ के रूप में हमें आता है, जिसे हम अनेक जगह पर महाद्वीपीय मग्न तट का भी नाम देते हैं। तो सेल्फ को हम मग्न तट भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है मग्न तट। इसके बाद आता है बच्चों महाद्वीपीय ढाल, जो कि पूरी तरीके से ढालनुमा होती है और लगातार अपर्दनात्मक क्रिया यहाँ पर होती है, और अपर्दनात्मक क्रिया होने के पश्चात यहाँ पर निक्षेपण जैसी अवस्थाएं देखी जाती है, जिससे महाद्वीपीय उभार की प्राप्ति हमें होती है। ठीक, कहीं कहीं पर महासागरीय गर्त भी पाए जाते हैं, कैनियंस मिलते हैं। ठीक है, और विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां यहाँ पर, जिसे हमने लघु उच्चावाच के रूप में हम कहते हैं। इस विभाजन के अतिरिक्त महासागरीय तली पर कुछ बड़े तथा छोटे उच्चावाच संबंधी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कटके, पहाड़ियाँ, समुद्री टीला, निमग्न द्वीप, खाइया व खड्ड आदि। तो छोटे मोटे और भी लघु प्रकार के जो उच्चावाच है बच्चों, जैसे कटक हमने अध्ययन किया था। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक में भी अध्ययन किया था बच्चों कि किस प्रकार से महासागरीय कटकों का निर्माण होता है। ठीक है, तो वो कटक यहाँ पर पाए जाते हैं। पहाड़ियाँ मिलती है उसके अंदर। ठीक है, समुद्री टीले, निमग्न द्वीप, खाइया, खड्ड, सभी प्रकार की स्थलाकृति वहाँ पर पाई जाती है। तो पहला है बच्चों महाद्वीपीय सेल्फ। महाद्वीपीय जो सेल्फ है वो पहली स्थलाकृति है और सीधे तौर पर हमें पहले नंबर पर यही दिखाई देती है। तो महाद्वीपीय सेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होती है, महाद्वीप का सीमांत होती है। और यहाँ से अभी महासागरीय स्टार्ट नहीं होता है बच्चों, होता महासागर के अंदर ये, लेकिन महासागरों का जो निर्माण है वास्तविक रूप से वो महाद्वीपीय ढाल के पश्चात होता है। ठीक है, जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों और खाड़ियों में घिरा रहता है। यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है, जिसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। बहुत कम प्रवणता देखी जाती है, उसकी जो ढाल है वो बहुत कम होती है, 1 डिग्री या उससे भी कम देखी जा सकती है। यह सेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है, जिसे सेल्फ अवकाश कहा जाता है। और यहाँ पर बच्चों ये सेल्फ है। ठीक है, ये इस प्रकार का सेल्फ है, महाद्वीपीय सेल्फ है। और सेल्फ होने के पश्चात ये तीव्र ढाल पर, ये बिल्कुल तीव्र ढाल पर समाप्त होता है। और इसे क्या कहा हमने,
इसे कहा ढाल, महाद्वीपीय ढाल कहा। और इसे क्या कहा? महाद्वीपीय शेल्फ। ठीक है, तो इस प्रकार की शुरुआती दो अवस्थाएं हुई। महाद्वीपीय शेल्फ सबसे पहले दिखाई देता है और कहां पर खत्म होता है? शेल्फ अवकाश। इसे क्या कहा? शेल्फ अवकाश कहा। और यहां से महाद्वीपीय ढाल की स्टार्टिंग हो जाती है। महाद्वीपीय शेल्फों की चौड़ाई एक महासागर से दूसरे महासागरों में भिन्न होती है। महाद्वीपीय शेल्फों की औसत चौड़ाई बच्चों 80 किलोमीटर होती है। कुछ सीमांतों के साथ शेल्फ नहीं होते अथवा अत्यंत संकीर्ण होते हैं, जैसे कि चिली के तट तथा सुमात्रा के पश्चिमी तट इत्यादि पर। तो या तो ये संकीर्ण होते हैं या होते ही नहीं है। ठीक है, जैसे चिली के तट। अब ये बच्चों यहाँ पर ऐसा क्यों पाया जाता है? क्योंकि वहाँ पर पर्वतीय हिस्से ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फों की उपस्थिति नकारात्मक या नगण्य रूप में भी हो सकती है। इसके विपरीत आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ विश्व में सबसे बड़ा, जिसकी चौड़ाई 1500 किलोमीटर लगभग है। ठीक है, जिसकी चौड़ाई लगभग 1500 किलोमीटर है। शेल्फ की गहराई में भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ क्षेत्रों में यह 30 मीटर और कुछ क्षेत्रों में 600 मीटर गहरी होती है। महाद्वीपीय शेल्फों पर अवसादों की मोटाई भी अलग अलग होती है। महाद्वीपीय शेल्फों पर मोटाई जो होती है अवसादों की, वो भी अलग अलग देखी जा सकती है। ये अवसाद भूमि से नदियाँ, हिमनदियाँ तथा पवन द्वारा लाए जाते हैं और तरंगों तथा धाराओं द्वारा वितरित किए जाते हैं। महाद्वीपीय शेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तल छटी अवसाद जीवाश्मी ईंधनों के स्रोत बनते हैं। अब यहाँ पर बच्चों देखते हैं कि जो महाद्वीपीय शेल्फ है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ईंधन जो कि जीवाश्मी ईंधन है, जैसे पेट्रोलियम वगैरह है, ये गैस है, प्राकृतिक जो गैस है, वो यहाँ पर प्राप्त होती है। ठीक है, क्योंकि लंबे समय पर स्थूल तल छटी पाए जाने के कारण यहाँ पर हमें इस प्रकार के ईंधन पाए जाते हैं। दूसरा है बच्चों महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय जो ढाल है बच्चों, महासागरीय बेसिन और महाद्वीपीय शेल्फ को जोड़ती है। जो महाद्वीपीय जो बेसिन है, एक्चुअल में जहाँ महासागरीय जो बेसिन है बच्चों, एक्चुअल में जहाँ से महासागर स्टार्ट होता है, वहाँ से और महाद्वीपीय शेल्फ को दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। यह महाद्वीपीय शेल्फ है और यहाँ से यह महासागरीय बेसिन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो कार्य है वो महाद्वीपीय ढाल का होता है और यह बिल्कुल ढलान की अवस्था होती है। इसकी शुरुआत वहाँ होती है जहाँ महाद्वीपीय शेल्फ की तली तीव्र ढाल में परिवर्तित हो जाती है। ढाल वाले प्रदेश की प्रवणता 2 से 5 डिग्री के बीच होती है। तो ढाल वाला जो क्षेत्र होता है ये 2 से 5 डिग्री ढलान वाला होता है, ढाल वाला होता है। और यहाँ ये जो क्षेत्र है ये महाद्वीपीय शेल्फ और ये महासागरीय जो बेसिन है, इन दोनों को मिलाने का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, ढाल वाले प्रदेश की गहराई 200 मीटर एवं 3000 मीटर के बीच होती है। जो ढाल वाला जो क्षेत्र है वो 200 मीटर से लेकर के 3000 मीटर तक हो सकता है। ढाल का किनारा महाद्वीपों के समाप्ति को इंगित करता है और जैसे ये खत्म हो जाता है ढाल, वैसे ही महाद्वीपों की समाप्ति हो जाती है और महासागरीय स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रदेश में कैनियन, गंभीर खड्ड एवं खाइयाँ दिखाए जाते हैं। और ये जो यहाँ पर बच्चों ढाल होती है, इस ढाल में ही कैनियन और खाइयाँ पाई जाती है। ठीक है, तो कैनियन और खाइयाँ इसी क्षेत्र में पाई जाती है। चित्र में भी हमने यहाँ पर देखा था। तीसरा है बच्चों गंभीर सागरीय मैदान। ठीक है, जो गंभीर सागरीय मैदान महासागरीय बेसिनों को मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। यह विश्व के सबसे चिकने, सबसे सपाट भाग होता है। इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर के बीच होती है। ये मैदान महीन कणों वाले अवसादों जैसे मृत्तिका एवं गाद से ढके होते हैं। तो जो सागरीय मैदान है, गहन सागरीय मैदान है, ठीक है, और इनकी जो गहराई है 3000 से 6000 मीटर की होती है और इनमें अवसाद मृत्तिका या गाद जैसी यहाँ पर इनमें अवसाद पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम इन चीज़ को देख सकते हैं कि इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ समुद्री टीले बने हुए हैं।
ठीक है, यहाँ पर समुद्री द्वीप बना हुआ है, ये निमग्न द्वीप है, ठीक है, ये भूपर्पटी है, वितलीय पहाड़ी, वितलीय मैदान, काफ़ी बड़ा मैदान यहाँ पर पाया जाता है, और ये समुद्री खाई, ये समुद्री खाई पाई जाती है। तो इस चित्र में हम दिखा सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ समुद्री अधः स्थल पर, महासागरीय अधः स्थलों पर पाई जाती है। महासागरीय गर्त, अगला क्या है बच्चों, महासागरीय गर्त। ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। ये गर्त अपेक्षाकृत खड़े किनारों वाले संकीर्ण बेसिन होते हैं। जो गर्त होते हैं, जैसे कि हमारे स्थल भाग में गर्त होते हैं, खड्डे होते हैं, उसी प्रकार से बच्चों महासागरीय जो गर्त हैं वो वहाँ पर भी खड्डे या गर्त जैसी अवस्थाएं पाई जाती है। और कैसे होते हैं, खड़े किनारों वाले, ठीक है, ऐसे खड़े किनारों वाले होते हैं। अपने चारों ओर के महासागरीय तली की अपेक्षा ये 3 से 5 किलोमीटर गहरे होते हैं। बहुत बड़ी बात है बच्चों, 3 से 5 किलोमीटर गहरे होते हैं। जैसे कि जो खड्डे होते हैं वो इतने गहरे पाए जाते हैं। ये महाद्वीपीय ढाल के आधार तथा द्वीपीय चापों के पास स्थित होते हैं एवं सक्रिय ज्वालामुखी तथा प्रबल भूकंप वाले क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ये महाद्वीपीय ढाल के आधार पर होते हैं, द्वीपीय चापों के पास स्थित होते हैं एवं सक्रिय ज्वालामुखी तथा प्रबल भूकंप वाले क्षेत्रों से संबंधित भी यह महासागरीय गर्त होते हैं। यही कारण है कि प्लेटों के संचलन के अध्ययन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और अभी तक लगभग 57 गर्तों को खोजा गया है, जिनमें से 32 प्रशांत महासागर, 19 अटलांटिक महासागर और 6 हिंद महासागर में उपस्थित है। ये गर्तों की जो उपस्थिति है बच्चों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है विवर्तनिक रूप से और ज्वालामुखी रूप से। इनकी उपस्थिति प्लेटों के संचलन के साथ साथ में एक अध्ययन का विषय है, ठीक है, शोध का विषय है। और 57 गर्तों को अभी तक खोजा गया है हमारी पुस्तक के अनुसार। ये इनमें से 32 जो है वो प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में और लगभग 6 है वो हिंद महासागरों में ऐसे गर्त पाए गए हैं। ठीक है बच्चों, अब उच्चावाच की लघु आकृतियां कौन कौन सी है, जो छोटी आकृतियां हैं, ठीक है, जो कौन कौन सी छोटी आकृति यहाँ पर पाई जाती है। तो महासागरीय अधः स्थल के प्रमुख उच्चावाचों के अतिरिक्त कुछ लघु किंतु महत्वपूर्ण आकृतियां महासागरों के विभिन्न भागों में प्रमुखता से पाई जाती है। ठीक है, तो प्रमुखता से कौन कौन सी यहाँ पर पाई जाती है इसका भी हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद देखते हैं बच्चों हम मध्य महासागरीय कटक। ये बच्चों हमने जब प्लेट टेक्टोनिक जब पढ़ा था, प्लेट विवर्तनिक जब पढ़ा था, वहां पर भी मध्य महासागरीय कटकों के बारे में देखा था कि किस प्रकार से एक प्लेट दूसरी प्लेट के जब विपरीत दिशा में गमन कर रही है, ठीक है, जब विपरीत दिशा में गमन कर रही है तो यहाँ पर जो मध्य महासागरीय क्षेत्र है यहाँ पर कटकों का निर्माण होगा। और बच्चों नीचे से मंद ज्वालामुखीय क्रियाएं होती है और यहाँ पर विभिन्न कटकों का निर्माण होता है। और जितने ज़्यादा तेजी से, जितनी ज़्यादा मात्रा में प्लेट विपरीत दिशा में गमन करेगी उतनी ही ज़्यादा तेजी से कटकों का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपसारी जो प्लेट है बच्चों, जो अपसारी प्लेट है उन क्षेत्रों में महासागरीय जो कटक है, ठीक है, महासागरीय कटक है वहां पर पाए जाते हैं। तो एक मध्य महासागरीय कटक पर्वतों की 2 श्रृंखलाओं से बना होता है जो एक विशाल अवनमन द्वारा अलग किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमने पढ़ा था वही चीज यहाँ पर है और यह महासागरीय क्षेत्रों में मुख्यतः से पाए जाते हैं। ठीक है, और इन पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर की ऊंचाई 2500 मीटर तक हो सकती है तथा इनमें से कुछ समुद्र की सतह तक भी पहुंच सकते हैं। इसका उदाहरण आइसलैंड है जो मध्य अटलांटिक कटक का एक भाग है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि जो आइसलैंड है, आइसलैंड जो है वो मध्य महासागरीय कटक का एक हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा है, ठीक है, जो समुद्र से ऊपर भी, अर्थात समुद्र का जो स्तर है उससे भी ऊपर आ गया है। और हमें क्या दिखाई देता है, आइसलैंड एक द्वीप के रूप में हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो यह कटक है और इसकी ऊंचाई 2500 मीटर तक हो सकती है। और यह यहाँ पर बच्चों हमने उदाहरण के द्वारा भी देखा कि अटलांटिक जो महासागर है, अटलांटिक महासागर के जो उत्तर में स्थित जो आइसलैंड है वो आइसलैंड भी यहाँ पर क्या है, वो एक कटक के रूप में हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर हम जानते हैं बच्चों कि
ये जो कटक हमें दिखाई दिए, एक विभंग दिखाई दिया, ठीक है, यहाँ पर विभंग दिखाई दिया इस तरीके से, और कटक दोनों प्रकार से, दोनों तरफ, यहाँ पर बच्चों दोनों तरफ, यहाँ पर यदि हमने कहा ये कटक है तो इसके दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ क्या होगा, समान रूप से, इसके दोनों तरफ समान रूप से परपटी का निर्माण हो रहा है। और जितनी तेज गति से विपरीत दिशाओं में ये प्लेट गमन करेगी, उतना ही तेज गति से यहां पर निर्माण की अवस्थाएं होती जाएगी। ठीक है बच्चों। इसके बाद है समुद्री टीला। यह नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत है जो समुद्री तली से ऊपर की ओर उठता है, ठीक है, किंतु महासागरों के सतह तक नहीं पहुंच पाता। यह समुद्री टीला होता है। समुद्री टीले ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये 3000 से 4500 मीटर ऊंचे हो सकते हैं। जो समुद्री टीले होते हैं वो किसके वजह से होते हैं बच्चों, ज्वालामुखीय प्रक्रिया के द्वारा होते हैं, और ये 3000 से 4500 मीटर तक की ऊंचाई भी प्राप्त कर सकते हैं। एम्पेरर समुद्री टीला जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह का विस्तार है, इसका एक अच्छा उदाहरण है। जो बच्चों प्रशांत महासागर में, ठीक है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में हवाई जो द्वीप समूह है, इस पर किसका अधिकार है, यूएसए का अधिकार है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार है हवाई द्वीप पर। तो उसके समीप एम्पेरर, बच्चों यहां पर एम्पेरर दिखाई दे रहा है, और उस एम्पेरर यहां पर एक चेन के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। यहां पर आइसलैंड ऑफ हवाई, ठीक है, हवाई द्वीप है। हवाई द्वीप के समीप यहां पर एम्पेरर जो समुद्री टीला है वो दिखाई दे रहा है। और इसका निर्माण कैसे होता है बच्चों, इसका निर्माण ज्वालामुखीय प्रक्रिया के द्वारा होता है। ये ऊपरी हमें दिखाई नहीं दे रहा, सतह से ऊपर नहा आने के कारण, जो महासागरीय जो सतह है उससे ऊपर ना आने के कारण हमें दिखाई नहीं था, लेकिन अंदर जब हम अंदर देखें तो यह काफी ऊंचाई पर होता है। और जैसे हम सामान्य टीले स्थल भाग पर देखते हैं, उसी प्रकार से यह समुद्रों के अंदर होने के कारण इसे क्या कहा, समुद्री टीला कहा। ठीक है बच्चों। इसके बाद है सबसे सपाट जलमग्न कैनियन। ठीक है, कैनियन किस प्रकार से पाए जाते हैं, यहां पर बच्चों हम चित्र में देख सकते हैं कि कोलोरेडो नदी पर ग्रैंड कैनियन जो पाया जाता है वो किस प्रकार से है। काफी खड़ी जो दीवारें यहां पर होती है। हमने जब स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन किया था बच्चों इसी पुस्तक में, तो वहां पर कैनियन की स्थिति भी देखी थी कि किस प्रकार से कैनियन होते हैं। तो गहरी घाटियां होती है जिनमें से कुछ की तुलना कोलोरेडो नदी की ग्रैंड कैनियन से की जा सकती है। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि यह कोलोरेडो नदी पर, यह हालांकि बच्चों ये स्थल भाग पर है, ये समुद्रों में नहीं है, ये मैं केवल स्थल भाग की स्थिति बता रहा हूं। और इस प्रकार से जैसे स्थल पर ये पाए जाते हैं, उसी प्रकार से महासागरों में भी ऐसे कैनियन और गहरी गहरी घाटियां पाई जाती है। ठीक है, तो कई बार ये बड़ी नदियों के मुहाने से आगे की ओर विस्तृत होकर महाद्वीपीय शेल्फ व ढालों की ओर आर पार काटती नजर आती है। तो अनेक बार ये क्या है कि बड़ी नदियों के मुहाने तक भी आ जाती है। ठीक है, तो लेकिन इस प्रकार से दिखाई देती है। और महासागरों की यदि मैं बात करूं तो हडसन कैनियन विश्व का सबसे अधिक जाना माना कैनियन है। जो हडसन कैनियन है बच्चों, यहां पर हम देख सकते हैं कि काफी गहराई यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। हडसन सबमरीन कैनियन के रूप में हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। यह विश्व का सबसे अधिक जाना माना कैनियन है। निमग्न द्वीप, अब आया अगला निमग्न द्वीप। यह चपटे शिखर वाले समुद्री टीले हैं। ठीक है, और जो समुद्री टीले थे वो नुकीले सिरे वाले थे, और जो निमग्न द्वीप है ये चपटे सिरे वाले है। इन चपटे शिखर वाले जलमग्न पर्वतों के बनने की अवस्थाएं क्रमिक अवतलन के साक्ष्यों द्वारा प्रदर्शित होती है। जो अवतलन हुआ है, जो बच्चों अवतलन हुआ है, उसका भी साक्ष्य यहां पर प्रस्तुत किया जा सकता है। अकेले प्रशांत महासागर में अनुमानतः 10,000 से अधिक समुद्री टीले एवं निमग्न द्वीप उपस्थित है। केवल प्रशांत महासागर में बच्चों 10,000 से अधिक समुद्री टीले और निमग्न द्वीप पाए जाते हैं। तो काफी बड़ी मात्रा में निमग्न द्वीप यहां पर होते हैं। प्रवाल द्वीप, बच्चों प्रवाल द्वीप एक प्रवाल नामक जो जीव होता है उससे बनते हैं। ठीक है,
और हमारे भारत में भी यदि हम बात करें तो लक्षद्वीप ठीक जो है, जो कि क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, और जो वहाँ पर द्वीप बने हुए हैं लक्षद्वीप, वो क्या है, प्रवाल द्वीप है। उसी प्रकार से जो मालदीव नाम का जो देश है वो भी किस पर बसा हुआ है, एक प्रवाल द्वीपों पर बना हुआ है। और प्रवाल द्वीप किससे बनते हैं, प्रवाल नामक एक जंतु से बनते हैं। और वहां पर जब जंतु अपना घर बना लेता है तो धीरे धीरे वो दूसरे घरों में शिफ्ट होता है, तो एक तरीके से प्रवाल जीवों का घर होता है प्रवाल द्वीप। और बच्चों, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होते हैं। ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों से युक्त निम्न आकार के द्वीप हैं, जो कि गहरे अवनवन को चारों ओर से घेरे हुए होते हैं। और लगातार जहां पर इनकी स्थिति है, लगातार ऊपर की ओर या स्थल पर स्तर, जो महासागरीय जो स्तर है, वहां पर आने का प्रयास करते हैं और लगातार अपनी संख्या बढ़ाते जाते हैं। और सौंदर्य का प्रतीक है, बहुत सुंदर अवस्थाएं वहां पर देखी जाती है। यह समुद्र अनूप का एक भाग हो सकता है, या कभी कभी ये साफ खारे या बहुत अधिक जल को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। इस प्रकार से जो प्रवाल द्वीप होते हैं बच्चों, सौंदर्य युक्त होते हैं, बड़ी मात्रा में ऑस्ट्रेलिया के समीप, ठीक है, वहां पर ये प्रवाल द्वीप एक रेखा के रूप में पाए जाते हैं और काफी सुंदर युक्त होते हैं। और वो प्रवाल द्वीप भी समुद्री स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, आज की क्लास में हमने देखा कि महासागरीय जो अधः स्थल है वहां पर कौन कौन से उच्चावाच पाए जाते हैं। अगली क्लास में बच्चों हम देखेंगे कि महासागरीय जो जल का जो तापमान है उसका क्या प्रभाव है और उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। धन्यवाद बच्चों।